भानु प्रताप एक बहुत ही कुशल राजा थे, जिनकी शादी राजकुमारी शोभा से हुई थी। लेकिन शादी के पूरे 5 साल बाद भी महाराज और महारानी की कोई संतान नहीं थी और इस बात से महाराज हमेशा चिंतित रहते थे। ना जाने भगवान को क्या मंजूर है। हमारे विवाह को पूरे 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमें भी अच्छा नहीं लगता जब दूसरे राज्यों की महारानियां हमसे सवाल करती हैं कि हम हमारे साम्राज्य को वंश कब देंगे। अब तो हम भी उम्मीद हार चुके हैं, ना जाने कभी माँ बन पाएंगे भी या नहीं। ऐसा मत कहिए महारानी, इस दुविधा का कोई न कोई हल तो जरूर होगा। और वैसे भी अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं, हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। हे ईश्वर, हमारी झोली भर दो। देखना, जिस दिन हमारी संतान इस दुनिया में आएगी, हम पूरे राज्य को दावत देंगे और वो दिन दिवाली की तरह मनाया जाएगा। वैसे महाराज, हमारा एक सवाल है। एक क्यों, 2 सवाल करिए। आपको पुत्र चाहिए या पुत्री? लड़का हो या लड़की, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि वंश आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता जरूर होती है, तो हम चाहेंगे कि हमारा एक पुत्र हो और एक पुत्री। हम आपके जवाब से सहमत हैं महाराज। काफी मन्नतों और कोशिशों के बाद एक दिन महारानी महाराज को खुशखबरी देती है। महाराज, आपके लिए एक खुशखबरी है। हाँ बताइए महारानी, आप बहुत खुश मालूम होती है, क्या बात है? हम माँ और आप पिता बनने वाले हैं। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। हम अभी पूरे राज्य में खुशी से गरीबों को कपड़े और खाना बांटेंगे। महाराज और महारानी जिस खुशी के लिए हमेशा से तरस रहे थे, आखिर में उनका वो इंतजार खत्म होने वाला था। महाराज पूरे राज्य में अपनी खुशी को ऐलान करते हैं। तभी उनका छोटा भाई, जो किसी काम से दूसरे राज्य में गया हुआ था, वो जब वापस आता है तो महाराज उसे बताते हुए कहते हैं, मेरे भाई यशवर्धन, तुम वापस आ गए, आज हम बहुत खुश हैं। जी महाराज, हम वापस आ गए, लेकिन क्या बात है, आज आप सच में बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छा हुआ है क्या? हाँ मेरे भाई, अगर हम वो खबर तुम्हें सुनाएंगे तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन महाराज बताइए तो, क्या बात है? तुम चाचा बनने वाले हो और हम पिता। आखिरकार इस राज्य को वंश मिलने वाला है, इस राज्य का उत्तराधिकारी। ये सुन यशवर्धन के चेहरे की रौनक चली जाती है, लेकिन वो चेहरे पर झूठी खुशी जताते हुए कहता है, अरे वाह महाराज, ये तो सच में बहुत खुशी की खबर है। हम आपके और महारानी के लिए बहुत खुश हैं। हमें पता है, हमसे ज्यादा तो तुम खुश होगे। आखिर जितना इंतजार हमें इस बच्चे का है, चाचा होने के नाते उतना ही इंतजार तुम्हें भी है। जी महाराज, हम बहुत खुश हैं, इतने कि आपको बता नहीं सकते। महाराज की बातों से यशवर्धन को जरा भी खुशी नहीं थी और वो अपने कमरे में जाकर खुद से बातें करता हुआ कहता है, जिस बात का डर था वही हो गया। पता नहीं भैया अपने आप को क्या समझते हैं। पहले मेरे खुद के बाप ने मेरे साथ सौतेले जैसा व्यवहार करके अपनी पहली पत्नी के बेटे को महाराज बना दिया, और अब उनके बाद मेरे महाराज बनने की बारी आई तो अब ये बच्चा, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मुझे ये राज्य कभी नहीं मिलेगा। मेरा महाराज बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। यशवर्धन महाराज की दूसरी पत्नी का बेटा था, जो कभी उनकी दासी हुआ करती थी। लेकिन यशवर्धन और उसकी माँ ने कभी भी महाराज और उनके परिवार को नहीं अपनाया, इसलिए वो महाराज से बहुत नफरत करते थे और हमेशा उसके राज्य को हासिल करने के सपने देखते। एक दिन महाराज शिकार करने जंगल की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक औरत बेहोश नजर आती है। ये कौन है मंत्री, जरा देख कर आओ, ये औरत कौन है? महाराज, ये तो बेहोश है और इसे चोट भी लगी है। पता नहीं ये औरत यहाँ इस जख्मी हालत में क्या कर रही है। मंत्री जी, ऐसा कीजिए, आप इसे हमारे साथ महल ले चलिए, वहाँ इसका इलाज हो जाएगा। ठीक है महाराज।
कुछ देर बाद महाराज अपने सैनिकों के साथ उस जख्मी औरत को लेकर महल वापस आ जाते हैं और उस औरत का इलाज करवाते हैं। तब उस औरत को होश आता है तो महाराज उससे कहते हैं, हे स्त्री, कौन हो तुम और उस घने जंगल में क्या कर रही थी? महाराज, मैं वल्लभगढ़ की राजकुमारी हूँ। दूसरे राज्य के सैनिक ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया, जिस वजह से सभी सैनिक और महाराज भी मारे गए। वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मैं जैसे तैसे बचकर उन जंगलों में पहुंच गई और बेहोश हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आप चाहे तो हम अपनी सेना के साथ जाकर आपके राज्य को मुक्त करवा सकते हैं, जहां आप दोबारा सुख शांति से रह सकती हैं। नहीं महाराज, आप ऐसा मत कीजिए, वरना आपका राज्य भी मुश्किल में पड़ जाएगा और मैं यहाँ से जल्द ही चली जाऊंगी, वरना वो लोग मेरी तलाश में इस राज्य में भी आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है। आप हमारे महल में बिल्कुल सुरक्षित हैं। धन्यवाद महाराज, मैं आपकी आजीवन आभारी रहूंगी। नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। इतना कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन राज्य के मंत्री महाराज के पास मिठाई लेकर आते हैं और महाराज से कहते हैं, माफ करना महाराज, इतने दिनों से इतना कुछ चल रहा है तो मैं आपको एक खुशखबरी नहीं दे पाया। कैसी खुशखबरी? महाराज, आपकी तरह ही पूरे 10 साल बाद मैं भी पिता बनने वाला हूँ। मंत्री जी, आपको मालूम है ना, आप सिर्फ हमारे मंत्री नहीं बल्कि मित्र भी हैं। इस पूरे राज्य में हम आप पर अपने भाई से भी ज्यादा विश्वास करते हैं और आप हैं कि इतनी अच्छी खबर इतनी देर से दे रहे हैं। माफी चाहता हूँ महाराज, बताने का वक्त ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम अपने और आपके लिए बहुत खुश हैं। अब आपकी और हमारी भी संतान हम दोनों की तरह अच्छे मित्र बनेंगे। जी महाराज, आशा है कि जैसा आप चाहे वैसा ही हो। दूसरी ओर महाराज का छोटा भाई अक्सर ये सोचता रहता था कि वो कैसे भी करके इस राज्य का राजा बन जाए। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन राजकुमार यशवर्धन राजकुमारी माया के कमरे के पास से गुजर रहे थे। तभी उसे राजकुमारी माया के गाने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? इस कमरे में आ रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हमारे महल के इस कमरे में तो कोई रहता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई नई दासी आई है। जो भी हो, आवाज बहुत सुरीली है। जब आवाज ही इतनी मीठी है तो स्त्री कितनी मीठी होगी, देखना पड़ेगा जाकर। ये कहते ही यशवर्धन उस कमरे में चुपके से घुस जाता है और आवाज को सुनते हुए कमरे के स्नान गृह में पहुंच जाता है, जहां राजकुमारी कड़ी खुद को आईने में देख रही थी। मौका देखकर यशवर्धन राजकुमारी को जैसे ही हाथ लगाता है, राजकुमारी चिल्लाने लगती है, कौन हो तुम और ऐसे हमारी इजाजत के बिना हमारे कमरे में कैसे आ गए? अरे कैसी बात कर रही हो? लगता है इस महल में नहीं हो। अब हमें अपने ही महल के किसी भी कमरे में दूसरों की इजाजत लेकर जाना पड़ेगा क्या? क्या कहा? तुम्हारा महल? लेकिन तुम हो कौन? हम हैं राजकुमार यशवर्धन और आने वाले दिनों में हम इस राज्य के महाराज होंगे, तो तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसा बदतमीज राजकुमार बनने के लायक नहीं है, तो महाराज बनने का ख्याल अपने मन से निकाल ही दो और हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ। अगर नहीं गए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, महाराज से शिकायत करेंगे। हम भाई हैं उनके, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। छी, एक भाई देवता है तो एक शैतान। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी उन दोनों के शोर की आवाज सुन वहाँ से गुजर रही एक दासी महाराज को इस बारे में बताती है और महाराज फौरन माया के कमरे में आते हैं और यशवर्धन को एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं। ये क्या बदतमीजी है यशवर्धन? हमें तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है कि एक लड़की को परेशान करो? भैया, आपने इस लड़की के लिए मुझे मारा और मेरी बेइज्जती की। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता, लेकिन तुम मेरे भाई हो और तुमने जो किया वो गलती नहीं पाप है, इसीलिए तुम्हें इस महल से बाहर निकाला जाता है। लेकिन भैया, जो स्त्री का सम्मान नहीं करता वो इंसान नहीं जानवर है। अब निकल जाओ यहाँ से। ये आपने अच्छा नहीं किया भैया, मैं देख लूंगा तुम सबको।
इतना कहकर यशवर्धन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और ये सब होने के बाद महाराज माया से माफी मांगते हैं, लेकिन माया उनसे कहती है, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन क्यों और कहाँ? एक कुंवारी लड़की को ऐसे दूसरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। अकेली लड़की को देखकर कोई भी उसकी इज्जत पर हाथ डाल सकता है। आज तो आपने बचा लिया, लेकिन हर बार मुझे बचाने के लिए आप नहीं होंगे ना? ऐसी बात है तो ठीक है, हम आपकी आजीवन रक्षा करने की कसम खाते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है महाराज? हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, क्या आप मंजूर हैं? मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी महाराज। महाराज ये बात अपनी पहली पत्नी महारानी शोभा को बताते हैं और उन्हें भी इस बात से कोई आपत्ति न होने से महाराज और राजकुमारी माँ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद महारानी शोभा के बच्चे के जन्म से कुछ दिन पहले महाराज राज्य के सभी बड़े और विद्वान पंडितों और मुनिवर को बुलाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी दूसरी शादी और आने वाली संतान के लिए हम सभी की तरफ से बधाई। धन्यवाद मुनिवर, हमने यहाँ आप सबको हमारे होने वाले बच्चे की पैदाश और उसके भविष्य के बारे में जानने के लिए बुलाया है। हमें मालूम है आप अपनी शक्तियों में बहुत विद्वान हैं। महाराज, इस राज्य के होने वाले वंश का भविष्य बताना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपके आभारी हैं। जल्दी से अब हमें हमारे राज्य के उत्तराधिकारी के भविष्य के बारे में बताएं। महाराज के आदेश से मुनिवर अपनी कुंडी पुस्तक खोलते हैं और उस बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद मुनिवर बिल्कुल शांत होकर महारानी और महाराज की ओर देखने लगते हैं। ये देखकर महाराज मुनिवर से सवाल करते हैं, क्या बात है मुनिवर, आप रुक क्यों गए? महाराज, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा जन्म तो लेगा, लेकिन मृत्यु। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? मुनिवर, आप होश में तो हैं? आपको मालूम भी है आप किसकी बात कर रहे हैं? जी महाराज और महारानी, मुझे अच्छे से मालूम है मैं किसके बारे में क्या बात कर रहा हूँ। आपके बच्चे के भविष्य में जीवन है ही नहीं, इसीलिए वो जन्म लेते ही मर चुका होगा। लेकिन अगर आपकी भविष्यवाणी गलत निकली तो? महाराज, आपको तो मालूम ही है आज तक मैंने जो भी भविष्यवाणी की है वो सच हुई है। फिर आप तो यहाँ के महाराज हैं, भला मैं आपको कुछ भी झूठ क्यों कहूँगा? ये आपने क्या कह दिया मुनिवर? अभी तो हमारा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है। इतने वर्षों बाद हमें बच्चे का सुख प्राप्त हुआ है और आप हमसे वो भी छीन रहे हो। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ महारानी, लेकिन जो नियति में लिखा है वो होना ही है। मुनिवर, वैसे तो हमें आपके कथन पर यकीन नहीं है, लेकिन अगर आपकी कही बात गलत साबित हुई तो आपको हमेशा के लिए इस राज्य से दूर कर दिया जाएगा। जो होगा वो ईश्वर के हाथ में है, और अगर मेरी वाणी गलत हुई तो आपका जो दंड होगा मुझे स्वीकार है। महाराज और महारानी के साथ साथ राज्य के सभी लोग इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्री जी कि ये सब क्या हो रहा है। हमारे साथ न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। आप चिंतित ना होएं महाराज, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। अब भगवान ही आखिरी उम्मीद है। अगली सुबह जब महारानी अपने आंगन में टहल रही थी, तभी वहाँ छोटी रानी माया शोभा के लिए शरबत बनाकर लाती है। ये लीजिए दीदी, गर्मी बहुत हो रही है, शरबत पीकर आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद माया, तुम कितनी अच्छी हो, बिल्कुल एक छोटी बहन की तरह मेरा ख्याल रखती हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अच्छे भाग्य तो मेरे है कि मैं आपकी पति की दूसरी पत्नी हूँ। ये जानते हुए भी आपने मुझे एक बहन की तरह रखा है और हमेशा मेरा ध्यान रखा है। तो अब मेरी बारी है, अब जल्दी से ये शरबत पी लीजिए। जैसे ही महारानी शरबत पीती है, उसके कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाती है। ये देख महाराज वहाँ आते हैं और कहते हैं, ये क्या हुआ महारानी को? महाराज, मालूम नहीं, मैं तो उनके लिए शरबत लेकर आई थी। क्या कहा? ये शरबत आप लेकर आई थी? हाँ महाराज, लेकिन अभी इस बात का वक्त नहीं है। इन्हें जल्दी से वैद्य जी के पास ले जाइए। महाराज महारानी को वैद्य के पास लेकर जाते हैं।
जहाँ वेद बताते हैं कि महारानी बच्चे को जन्म देने वाली है। दूसरी ओर महाराज और मंत्री जी आपस में बात करते हैं। महाराज आप चिंतित मत हो, एक दाई है जो बच्चे का जन्म करवाती है और मैं उन्हें लेकर आता हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो मंत्री? हमने सुना है कि तुम्हारी पत्नी भी अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम उसके साथ क्यों नहीं रुके? महाराज मैं पहले इस राज्य का मंत्री हूँ और बाद में किसी का पति। इतना कहकर मंत्री फौरन एक दाई को बुलाकर लाता है। यहाँ महाराज बहुत परेशान थे और अपनी दूसरी पत्नी माया से बात करते हुए कहते हैं, अगर उस मुनिवर की बात सच हो गई तो हम जी नहीं पाएंगे। नहीं जी, ऐसा मत कहिए महाराज, ये सब आपके मन का भ्रम है, सब ठीक होगा। लेकिन अचानक महारानी की तबीयत बिगड़ कैसे गई? पता नहीं महाराज, महारानी यहाँ टहल रही थी, फिर अचानक बेहोश हो गई। हमें तो बहुत डर लग रहा है महाराज। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद मंत्री अपने साथ दाई को बुलाकर लेकर आता है और दाई महारानी का इलाज करती है। कुछ देर के बाद दाई हाथ में एक बच्ची को लेकर आती है और मंत्री के हाथ में दे देती है। महाराज देखिए, हमारे राज्य का राजकुमार। क्या ये सच में मेरा बेटा है? मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो मालूम ही था कि वो ऋषि झूठ कह रहा था। उसने जो भविष्यवाणी की थी कि मेरा पुत्र जन्म लेने से पहले ही मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाओ उस मुनिवर को बुला कर लाओ। महाराज के आदेश से मंत्री और कुछ सैनिक मुनिवर को अपने साथ लेकर आते हैं और उन्हें देख महाराज कहते हैं, तो मुनिवर आपने ही कहा था ना कि मेरा पुत्र इस दुनिया में आने से पहले दम तोड़ देगा। जी महाराज, मैंने ही भविष्यवाणी की थी। तुम मूर्ख हो, ये हम जानते थे, लेकिन तुम पाखंडी भी हो, ये अब साफ हो गया है। ये देखो, हमारा पुत्र सही सलामत है। यह असंभव है महाराज। ये संभव हुआ है तभी हमने आपको आपके झूठ से पर्दा उठाने के लिए बुलाया है। महाराज, हम कभी झूठ नहीं कहते, और हाँ, मैं आपकी खुशी देखकर बहुत खुश हूँ। बाकी आप मुझे जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। आज हम बहुत खुश हैं, वरना हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देते। इसीलिए आज के बाद तुम हमें इस राज्य में नजर मत आना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, लेकिन देखना, एक दिन आपको मेरी भविष्यवाणी पर यकीन जरूर होगा। इतना कहकर मुनिवर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मंत्री भागता हुआ महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। क्या बात है मंत्री जी? महाराज, महारानी अब नहीं रही। राजकुमार को जन्म देने के कुछ देर बाद ही वो चल बसी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी पत्नी हमें संतान का सुख देकर इस दुनिया से क्यों चली गई? महाराज, अपने आप को संभालिए और निराश मत होइए। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, हमारी राजकुमार को हम दोनों मिलकर पालेंगे। महारानी की मृत्यु के बाद रानी माया और महाराज मिलकर राजकुमार को पालते हैं और राजकुमार के जन्म के साथ ही महाराज अपना सिंहासन राजकुमार विक्रम के नाम कर देते हैं। ऐसे ही 18 साल गुजर जाते हैं। राजकुमार विक्रम अब 18 साल के हो चुके थे, लेकिन वो बाकी युवकों से काफी कमजोर थे। क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? हमें अपने पुत्र की चिंता हो रही है। हमें अपने पुत्र को लेकर ना जाने कितने सपने देखे थे, लेकिन वो ना जाने क्यों बाकी बच्चों से इतना कमजोर है। महाराज, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आखिर है तो अभी वो बच्चा ही। बच्चा नहीं है, अब वो 18 वर्ष का हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हर वक्त डरा डरा रहता है। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए मंत्री जी। महाराज, क्यों ना आप राजकुमार को युद्ध कला सीखने के लिए महर्षि के पास भेज दे। दूसरे राज्यों से भी राजकुमार वहाँ कुशल कलाएं सीखने के लिए आते हैं। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी। आगे जाकर हमारा राजकुमार को ये राजपाट संभालना है, तो उसे अभी ये सब सीखना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजकुमार अभी बच्चे हैं। महारानी, बच्चों को अच्छी बातें बचपन से ही सिखानी चाहिए। हाँ, मैं मंत्री जी की बात से सहमत हूँ। आप राजकुमार को आज ही महर्षि के पास छोड़ कर आए। महाराज के आदेश से मंत्री राजकुमार को अपने साथ महर्षि के आश्रम छोड़ने जाते हैं।
यहाँ महारानी माया इस बात से जरा भी खुश नहीं थी और तभी आधी रात एक आदमी चुपके से महल के पिछले खुफिया दरवाजे पर आता है, जिससे मिलने महारानी माया सबकी नजरों से छुप कर जाती है। तुम इतनी रात यहाँ क्यों आए हो और हमें क्यों बुलाया? मैंने सुना है राजकुमार को महर्षि के पास भेजा गया है। लगता है अब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। जो योजना तुमने बनाई थी वो विफल हो रही है। हमें पता है, लेकिन हम इतनी आसानी से सब बर्बाद नहीं होने देंगे। यहाँ तक आने के लिए हमने कितना कुछ किया है। पहले महाराज के भाई को महल से बाहर करवाया और फिर उनकी पहली पत्नी और बच्चों को मारने की कोशिश की। वो महारानी तो मर गई, लेकिन पता नहीं कैसे बदकिस्मती से वो राजकुमार बच गया। और अब तुम चाहकर भी उस राजकुमार को नहीं मार सकती, क्योंकि महाराज ने सब कुछ उस राजकुमार के नाम कर दिया है। तो क्या हुआ? वो बच गया तो क्या हुआ? अब वो पूरी तरह से मेरे काबू में है। मैं बचपन से ही उसे दूध में नशीले पदार्थ मिलाकर देती आ रही हूँ। जैसे वो बाकी बच्चों के मुताबिक बहुत कमज़ोर है और हमेशा कहीं खोया सा रहता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब वो राजकुमार तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है। वो अब दूर जा चुका है और महर्षि के पास जाकर हर इंसान एक महान योद्धा बनकर आता है। वो चाहे जहाँ भी चला जाए, वो एक लौता ऐसा इंसान है जो मेरा बदला पूरा करने में मदद करेगा। और अब तुम यहाँ से जाओ। आज के बाद मेरे बुलाने से पहले यहाँ मत आना। अभी जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आऊँगा, क्योंकि मेरा भी बदला बाकी है। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन माया को आधी रात मिलते हुए मंत्री देख लेता है। ये तो बहुत अजीब बात है। महारानी किस आदमी से आधी रात मिलने गई थी? ये आदमी कौन हो सकता है? इसका महारानी से क्या मतलब हो सकता है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका पता लगाना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और आधी रात जब महाराज अपने कमरे में चैन की नींद से सो रहे थे, तो आधी रात कुछ लोग महाराज के महल में घुस आते हैं और महाराज पर तलवार से हमला करने ही वाले होते हैं कि महाराज की आंख खुल जाती है और महाराज बच निकलते हैं। जिसके बाद महाराज अपनी तलवार उठाकर उनसे लड़ते हैं। तभी वहाँ मंत्री अपने सैनिकों के साथ महाराज की कमरे में पहुँच जाते हैं और उन लोगों को मार गिराते हैं। महाराज, आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको कैसे पता कि मुझ पर हमला होने वाला है? तभी वहाँ माया आती है और कहती है, क्योंकि महाराज मंत्री जी आपके शत्रुओं से मिले हुए हैं। ये हमला इन्होंने करवाया था। हमने अपनी आंखों से इन्हें शत्रुओं से बात करते हुए देखा है। ये आप क्या कह रही हैं माया? मैं सच कह रही हूँ महाराज। मैंने खुद इन्हें दूसरे राज्य के शत्रुओं से हाथ मिलाते हुए देखा है। ये झूठ कह रही है महाराज। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? इस राज्य को हड़पने के लिए आपकी सालों से महाराज की गद्दी पर नजर थी, तभी तो आपने पहले राजकुमार को यहाँ से दूर भेज दिया और फिर महाराज पर हमला करवा दिया। ये झूठ है। हम भी नहीं मानते। ये हमारे मंत्री ही नहीं, हमारे मित्र हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? रानी आप चिंता मत कीजिए, हम इस हमले की तह तक जाकर रहेंगे। महाराज माया की बात पर यकीन नहीं करते, बल्कि इस मामले की तह तक जाने के लिए खुद ही दोषी का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि ये सब मंत्री की चाल थी। लेकिन अब भी महाराज को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो मंत्री को कैद में डालने का आदेश देता है। हम सोच भी नहीं सकते, हमारा परम मित्र हमारी जान लेना चाहता है, वो भी सिर्फ एक गद्दी के लिए। महाराज, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आज के वक्त में सत्ता पाने के लिए भाई भाई के खून का प्यासा है, बाप बेटे को मारना चाहता है, पत्नी पति की जान लेना चाहती है। ये सब आम बात हो गई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम मेरी पत्नी तो मेरी दुश्मन नहीं है। किसने कहा महाराज कि मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? आप कितने बड़े मूर्ख हैं ना, अपने ही परम मित्र पर शक करने लगे, जो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है। ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ, दुश्मन वो नहीं, मैं हूँ आपकी, और आप मेरे, और सिर्फ मेरे ही नहीं, ऐसा एक और इंसान है जो आपका जानी दुश्मन है। कौन? यशवर्धन, आपका भाई। महाराज इस बात से अनजान थे कि उनकी अपनी पत्नी और सौतेले भाई, जिसे कभी उन्होंने अपनी पत्नी की वजह से ही महल से बाहर निकाला था, वो उसके जान के दुश्मन हैं। कैसे हैं महाराज? अब काफी बूढ़े हो गए हैं पहले से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैंने तुम्हें महल से बाहर कर दिया था। मेरी वजह से ही बाहर किया था ना, इन्हें वापस भी मैं ही लेकर आई हूँ। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पहले मैंने इसे अपनी ओर रिझाया और फिर इसे निकलवा कर महल से बाहर करवाया ताकि ये तुमसे नफरत करने लगे। लेकिन ये तो बचपन से ही तुम्हारा दुश्मन था। आज आपका आखिरी दिन है महाराज, तो हमने सोचा आपको आखिरी बार विदाई देने आ जाए और थोड़ा सच भी बता दे कि महारानी को जहर हमने ही खिलाया था ताकि वो और उनका बच्चा खत्म हो जाए और इस राज्य को राजकुमार मिले ही ना। लेकिन पता नहीं कैसे वो राजकुमार बच गया और फिर तुमने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अपना बदला लेने के लिए मैं उसे ही मोहरा बना दिया, उसे नशीले पदार्थ देकर। हे भगवान, तुम दोनों कितने बड़े पापी हो। तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? हमें अपना बदला लेना था। कैसा बदला? मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। मैं वो लड़की हूँ जिसके पिता को तुमने चोरी के इल्जाम में गांव वालों के सामने फांसी देकर मार दी थी और उनके जाने के गम में मेरी माँ ने आत्महत्या कर दी। मेरे पूरे परिवार को तुमने मुझसे दूर कर दिया। फिर मैंने अपना बदला लेने के लिए तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लिया और अब तुम्हारी सांसें भी छीनेंगी। इतना कहकर यशवर्धन महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ राजकुमार अपनी तलवार के साथ आ जाता है और यशवर्धन के हाथ पर वार करता है और कुछ ही देर में सभी सैनिक वहाँ आ जाते हैं और राजकुमार के आदेश पर यशवर्धन और माया को कैद कर लेते हैं। मेरे बेटे राजकुमार विक्रम, तुमने आज अपने पिता की जान बचा ली। पिताजी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता तो मेरा जीवन विफल है। फौरन मंत्री जी को कैद से रिहा करो। मंत्री को रिहा किया जाता है और गुनहगार को राज्यसभा में खड़ा किया जाता है और फिर दोनों ही दोषी अपना गुनाह कबूलते हैं। तभी महाराज कहते हैं, हमने आस्तीन में सांप पाल रखे थे, हम इनसे बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन आज हमारे बेटे ने हमारी जान बचा ली। हम अब भी ये सोचकर बहुत खुश होते हैं कि उस मुनिवर की भविष्यवाणी सच नहीं हुई और हमारा बेटा सही सलामत अपने पिता के साथ है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे एक राज छुपाया है। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? कौन सा राज? महाराज, राजकुमार आपका बेटा नहीं है, बल्कि वो मेरा बेटा है। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? जी महाराज, उस दिन आपकी पत्नी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और उस मुनिवर की बात सच साबित हुई, लेकिन आप पहले से बहुत चिंतित थे और शायद अपने मरे हुए बेटे की बात से आप और परेशान हो जाते। इसीलिए मैंने अपने बेटे से आपके मरे हुए बेटे को बदल दिया था। हे भगवान, यानी उस मुनिवर की बात सच हुई थी और हमने एक ऋषि मुनि को दंड दे दिया। हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। महाराज, वो कहीं नहीं गए थे, हमने उन्हें अपने ही राज्य में अपने साथ रखा था। हम क्या करें? हमने जब से राजकुमार को देखा है अपने बेटे के रूप में ही देखा। तुमने हमारे खातिर अपना बेटा कुर्बान कर दिया मंत्री। महाराज, ये तो बस मेरा बेटा है, मैं तो अपनी जान भी आपके नाम कर सकता हूँ। मंत्री जी, भले ही मेरा जन्म आपके घर आपकी पत्नी की कोख से हुआ हो, लेकिन अब आजीवन मैं सिर्फ और सिर्फ महाराज का ही बेटा हूँ। जी राजकुमार। कुछ लोगों ने हमसे बदला लेने के लिए हमारी पूरी दुनिया ही हिला दी, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, तुम ही हमारे बेटे हो और रहोगे, और इन दोनों को इनके किए की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत दी जाएगी। महाराज अपना फैसला सुना देता है। उनके दुश्मनों ने उनसे बदला लेने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहे।